हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में मैंने एसिड्स एंड बेसिस की केमिकल प्रॉपर्टीज कवर की थी। आई मीन लास्ट वीडियो लेक्चर में। और आज मैं जो कवर करने जा रहा हूँ वो कुछ बेसिक कंसेप्ट्स हैं जो तुमको मदद करेंगी आगे की केमिकल रिएक्शंस को समझने में। तो चलिए हम उस बेसिक कंसेप्ट्स को समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा, बेसिक कंसेप्ट्स कहने का मतलब क्या है? कुछ फेनोमेना जो कि हमारे सराउंडिंग में ऑकर होते रहते हैं, उसका एक्सप्लेनेशन, एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन, एक साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन। ठीक है, जिस तरीके से तुम देखना मैं क्या करने जा रहा हूं। जैसे कि इस हाथ को लिया और इस बोर्ड को ऐसे धप से मारा तो एक आवाज निकला, तो ये क्यों हुआ? तो चलो अगर हम चाहें इसको एक्सप्लेन करने के लिए तो किस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। मैंने जो खाना पीना खाया वो एक तरीके से पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में मेरी बॉडी में स्टोर हुई। उसके बाद क्या हुआ कि वही एनर्जी को मैंने यूटिलाइज किया इस हाथ को मूव करने में। अब जैसे ही ये हाथ मूव करेगा तो इसमें क्या आ गया, एक तरीके से इसमें मास भी है और इस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो उसको कहेंगे काइनेटिक एनर्जी आ गया। मेरा पोटेंशियल एनर्जी हम इसमें काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हुआ और उस तरीके से ये हाथ मूव करते करते इस बोर्ड से टकराया। इस हाथ का काइनेटिक एनर्जी इस एटम्स और मॉलिक्यूल्स जो बोर्ड में प्रेजेंट है, जिस एटम्स और मॉलिक्यूल्स से बोर्ड का मटेरियल बना हुआ है, मेरे हाथ का काइनेटिक एनर्जी उसमें ट्रांसफर हो गया। और फिर क्या हुआ कि वो एटम्स और मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट करने लगे। वाइब्रेशन से क्या हो गया कि उनमें भी कुछ मोशंस आ गए। मोशन तो पहले से भी था, लेकिन मेरे हिट करने की वजह से थोड़ा और जोर से वाइब्रेट करने लगे। उसके बाद क्या हो रहा है कि ये जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स हैं उसके सराउंडिंग में जो एयर मॉलिक्यूल्स हैं वो भी उसके कांटेक्ट में है, तो वो अपना वाइब्रेशन, वो अपना एनर्जी ट्रांसफर किस में करेगा? अब एयर मॉलिक्यूल्स में। और इस तरीके से एयर मॉलिक्यूल्स क्या होगा, अब एयर मॉलिक्यूल्स भी मूव करने लगेगा, स्पीड में वाइब्रेट करने लगेगा। और वो किस तरीके से वाइब्रेट कर रहा है? वाइब्रेट करते करते अपना वाइब्रेशन ट्रांसफर करते जाएगा आगे टू आगे। कैसे कर रहा है? मोमेंटम से। जैसे कि कोई भी चीज है, अगर मान लो कि ये मेरा हाथ है, दूसरे हाथ को ऐसे हिट किए तो ये इसका मोमेंटम इसमें ट्रांसफर हुआ। उसी तरीके से बोर्ड के एटम्स और मॉलिक्यूल जो वाइब्रेट कर रहे हैं उसका मोमेंटम, या तो तुम फिर एनर्जी कह लो, वो एनर्जी ट्रांसफर हुआ एयर मॉलिक्यूल्स में। और एयर मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट करते करते एक वेवी नेचर में, वेव के फॉर्म में मेरे कानों तक आई, या तो जो बंदा है उसके कान तक जाएगी और उसको सुनाई देगा। तो ये था एक साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन कि क्यों ये आवाज किया। ठीक है, कान में गया तो वो वाइब्रेशन धप से ऐसा आवाज आया। ठीक है, इसी तरीके से जैसे मैं तुमसे अगर पूछता हूं कि सपोज मेरे हाथ में मार्कर है और इस मार्कर से मैं यहां पे ऐसे लिखा, तो ये लाइन जो खिंच गई, ये क्यों खिंची? एक्चुअली हुआ क्या कि मेरा मार्कर का जो इंक है इस बोर्ड से यहाँ पे चिपक गया और ये क्या हो गया, एक तरीके से ये जो बोर्ड का मटेरियल है यहाँ पे अब्सॉर्ब हो गया। क्या हो गया देखो, तो ये अभी भी क्या हो रहा है, ये इंक मैं लिखते जा रहा हूं और ये क्या हो रहा है, ADSORB, अब्सॉर्ब। इसको कहते हैं एड्सॉर्प्शन। क्या हो रहा है? और एक होता है अब्सॉर्प्शन, ABSORPTION, ABSORPTION। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? जैसे कि स्पॉन्ज होता है, वो क्या करता है, अगर उसको तुम पानी से गीला करो तो वो पूरा वाटर मॉलिक्यूल्स अपने वॉल्यूम में अब्सॉर्ब कर लेता है। जो वाटर है, सपोज पानी, वो उसके पूरे वॉल्यूम में अपना कंसंट्रेशन बढ़ा लेता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो इंक का पार्टिकल्स है इसके सरफेस पे अपना कंसंट्रेशन बढ़ा दे रहा है, यानी ये अंदर पेनिट्रेट नहीं कर रहा है वॉल्यूम में, तो इसी को कहते हैं एब्सॉर्प्शन। सॉरी, एब्सॉर्प्शन। हाँ, अब एक चीज सुनो, अगर इस फेनोमेना को आगे बढ़ा दो तो ये हो जाएगा एब्सॉर्प्शन। अच्छा, ये तो पहली बात हो गई। अब आगे बढ़ते हैं। तो सवाल मेरा है कि चलो हम बता दिए कि हाँ ये एब्सॉर्प्शन होता है, ये एब्सॉर्प्शन नहीं है, ये यहाँ पे चिपक गया है, लेकिन ये क्यों चिपका, उसको एक्सप्लेन करना होगा हमको। तो फिर आगे चल के हम पढ़ते हैं, या तुमने भी सुना होगा कि दो टाइप के फोर्सेस होते हैं, जैसे कि ये कोहेसिव फोर्स और दूसरा होता है एडहेसिव फोर्स। तो जिसको हम उस फेनोमेना, अगर वो ऑकर हो रहा है जहां पे कोहेसिव फोर्स इस्तेमाल हो रहा है, जहां पे एडहेसिव फोर्स इस्तेमाल हो रहा है, तो वहां पे हम कहते हैं कोहेजन और एडहेशन। ठीक है, तो कोहेसिव किसको कहा गया? अगर सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स है या सेम टाइप ऑफ पार्टिकल है, वो आपस में अगर चिपके हुए हैं किसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से, तो उसको कहेंगे कोहेसिव फोर्स। और अगर अलग अलग टाइप के मटेरियल हैं, जैसे इस केस में हो रहा है कि बोर्ड अलग मटेरियल से बना है
और ये इंक्स जो मैं इसमें लिख रहा हूँ ये अलग मटेरियल से बना है, और ये आपस में अगर चिपक रहे हैं कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से, तो उसको कहते हैं अधेशन, या तो अधेसिव फोर्स उनके बीच में एग्जिस्ट कर रहा है। अब ये फोर्सेस क्यों बीच में एग्जिस्ट कर रहे हैं, चलो उसको समझने की कोशिश करो। इमेजिन करो कि ये जो मैं बोर्ड पे बनाया हूं ये एक मॉलिक्यूल है, मान लो इंक का मॉलिक्यूल है, और ये मान लो एक मॉलिक्यूल है, तुम्हारा बोर्ड जिस मटेरियल से बना हुआ है उसका एक मॉलिक्यूल है। यहाँ पे मैंने दो प्रोटॉन बनाए। मान लो कि मॉलिक्यूल कैसे बनता है, जब दो या दो से ज्यादा एटम्स आपस में कंबाइन कर रहे हैं केमिकली, तो एक तरीके से दो प्रोटॉन तुमको दिख रहा है, दो प्रोटॉन का एक तरीके से दो न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है। और यहाँ पे भी मैंने ऐसे ही मिलाने के लिए दो न्यूक्लियस यहाँ पे भी बना दिए, और उसके अराउंड में जितना भी रेड कलर से बना हुआ है ये सारा इलेक्ट्रॉन्स है। तुमको पता है कि इलेक्ट्रॉन्स एटम के अराउंड में घूमते रहते हैं। मान लो कि ये लोग शेयर करके कोवेलेंटली बॉन्ड बनाया है और एक तरीके से इलेक्ट्रॉन दोनों शेयर कर रहे हैं। समझना अब क्या होगा कि जैसे ये अलग है, मान लो बोर्ड का मॉलिक्यूल और ये है इंक का मॉलिक्यूल, अब जैसे ये करीब आएगा, जब ये अपने अपने में था, ये इंक इसमें था, बोर्ड अपना इधर है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब मैं इसको यहाँ पे ला रहा हूँ और इसमें ऐसे लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, तो देखो ये या तो लिखा तो ये इसमें चिपक गया। तो आखिर में ये क्यों हो रहा है, तो चलो उसको एक्सप्लेन करने का कोशिश करते हैं। ठीक है, मैं एक दो तरीका बताऊंगा, जैसे कि अगर मैं इसको एक्सप्लेन करना चाहूँ जितना मेरा नॉलेज है और जो मैंने अब तक इधर उधर से सीखा है, तो चलो हम ट्राई करते हैं। होना क्या है कि जैसे ही ये करीब आएगा, ठीक है, मान लो ये इसके तरफ और ये इसके तरफ, तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज है। पहली पॉसिबिलिटी कि ये दोनों, इसका जो इलेक्ट्रॉन है और इसका जो इलेक्ट्रॉन है, इन दोनों मॉलिक्यूल्स का इलेक्ट्रॉन आपस में रिपेल करें। ये उधर जाना चाहेगा, ये इधर, यानी यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, नेगेटिवली चार्ज है, ये भी इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज है, तो नेगेटिव नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, एक दूसरे को रिपेल करने की कोशिश करेगा। लेकिन साथ में इसका जो प्रोटॉन है अपने इलेक्ट्रॉन्स को तो खींचा ही हुआ है, ये वाले इलेक्ट्रॉन्स को अपने तरफ पुल करने का कोशिश करेगा, और यहाँ पे जो प्रोटॉन्स है यानी न्यूक्लियस में, वो इस इलेक्ट्रॉन्स को अपने तरफ खींचने का कोशिश करेगा। तो यहाँ पे दो तरीके से इंटरेक्शन हो रहा है, एक तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन, और दूसरा क्या, एक का प्रोटॉन दूसरे को इलेक्ट्रॉन्स को खींचने की कोशिश कर रहा है, और इधर का प्रोटॉन्स इधर के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने का कोशिश कर रहा है। तो देखो इसी बीच क्या होता है, डिफॉर्मेशन होता है इस मॉलिक्यूल में। मान लो डिफॉर्मेशन किस तरीके से, मैं दिखाता हूं। मान लो कि एक मॉलिक्यूल इसमें से डिफॉर्म कर गया। कैसा डिफॉर्मेशन, यानी इसका शेप थोड़ा चेंज हो गया। कैसे, तो पहला तो ये रिपेल कर रहा है ये इलेक्ट्रॉन, और दूसरा मान लो ये थोड़ा स्ट्रॉन्ग है, मान लो कि इसका न्यूक्लियस में ज्यादा प्रोटॉन है, तो और ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है डिफॉर्मेशन। तो कुछ यूं होगा कि रिपल्शन के कारण यहां पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो चले जाएंगे पीछे, ठीक है, वो खसक जाएंगे पीछे, पीछे वाला तो वैसे ही रहा, और कुछ ऐसा फिगर बन जाएगा। ठीक है, ऐसा तुम मान सकते हो, इसको और इस तरीके से कर दो। ठीक है, जिसमें कि क्या हुआ कि यहां पे जो इलेक्ट्रॉन्स थे कम हो गए और वो पीछे की तरफ सरक गए, यानी रिपेल हो गए। तो ये थोड़ा सा मॉलिक्यूल डिफॉर्म हो गया। अब देखो ये मॉलिक्यूल डिफॉर्म हुआ तो समझना एक बात को, जिस वॉल्यूम में इलेक्ट्रॉन की तादाद, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का नंबर ज्यादा है, तो उसको हम कहेंगे कि वहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, और जहां पे जिस वॉल्यूम में या जिस स्पेस में इलेक्ट्रॉन की नंबर्स कम है, वहां पे हम कहेंगे क्या, कि इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम है। तो अगर हम इस फिगर में देखें तो यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, हर जगह यूनिफॉर्म रूप से है। लेकिन अगर इस मॉलिक्यूल की बात करें तो हम देखेंगे क्या, कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो एक तरफ शिफ्ट कर गया है। न्यूक्लियस तो अपनी जगह रहता है, वो तुमको भी पता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स इधर उधर जा सकता है। ठीक है, और ये ना इलेक्ट्रॉन्स ना ये स्टैटिक नहीं होते हैं, स्टैटिक इन द सेंस कि रुके हुए नहीं होते हैं, ये मूव करते रहते हैं। जिस तरीके से पंखा का ब्लेड्स अगर वो रुका हुआ है तो तुमको तीनों ब्लेड्स आराम से दिखता है, लेकिन जैसे ही वो मूव करने लगता है तो तुम पता नहीं लगा पाओगे कि कौन सा ब्लेड कहाँ है। स्पीड में मूव कर रहे एक तरीके से, वेवी नेचर तरीके से, तो ये इलेक्ट्रॉन्स भी इस तरीके से मूव कर रहे होते हैं। ठीक है, तो यहां तो मैंने तुम्हें समझाने के लिए ई लिख दिया है, लेकिन ये दिखता नहीं है। तो
तो उनको दिखेगा क्या, एक हेजीनेस टाइप से, वो दिखेगा भी नहीं। अगर मान लो मेरे पावरफुल उतना आंख आ गया तो भी एक हेजीनेस टाइप से दिखेगा, स्पीड में जैसे पंखा मूव कर रहा है वैसा। तो इसको हम कभी कभी कह देते हैं इन इलेक्ट्रॉन्स को इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स। समझना इस बात को। ठीक है, यानी ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और यहां पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या है कि वो थोड़ा उधर शिफ्ट कर गया। तो एक तरीके से इस रीजन में, इस पर्टिकुलर रीजन में ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो गई, और इलेक्ट्रॉन क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। तो एक तरीके से क्या हुआ कि ये मॉलिक्यूल में इस साइड में ज्यादा इलेक्ट्रॉन है और इस साइड में कम इलेक्ट्रॉन है। तो लेफ्ट के कंपैरिजन में राइट साइड में अगर ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं तो हम उसको कह देंगे क्या, कि इधर साइड में ज्यादा नेगेटिव चार्ज है, तो ये पार्शियल नेगेटिव चार्ज इस साइड का मॉलिक्यूल डेवलप कर लिया, और इस साइड का जो मॉलिक्यूल है वो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर लिया। पार्शियल मतलब क्या, यहां पे फुल ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं हुआ है। यहां क्या हुआ है कि एक ही मॉलिक्यूल में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो एक तरफ से दूसरी तरफ शिफ्ट कर गया है, उसी मॉलिक्यूल में। ठीक है, उसी मॉलिक्यूल, अगर मान लो स्फेरिकल शेप मानो तो स्फेरिकल शेप डिफॉर्म हो गया है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या देखना है हमको, ये पार्शियल चार्जेस जो डेवलप हुआ, क्यों, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के कारण, क्योंकि इधर में ज्यादा नेगेटिव चार्ज है, इधर में कम नेगेटिव चार्ज है। तो इधर साइड में अब देखो एक चीज क्या हुआ, नेगेटिव पॉजिटिव का मतलब क्या हो गया कि दो पोल्स क्रिएट हो गए। जैसे चुंबक में होता है ना मैग्नेट में, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल, उसी तरह यहां पे भी दो पोल्स क्रिएट हो गए, दो ऑपोजिट पोल्स, दो एंड पे। तो इसी को कहा जाता है पोलराइजेशन। ठीक है, मैं यहां पे लिखता हूं, तो ये हो गया पोलराइजेशन। जैसे ही यहां पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ, तो यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इससे अट्रैक्टेड फील करेंगे, यानी ये इसके तरफ आना चाहेंगे। तो ऑब्वियस सा बात है कि ये वाला मॉलिक्यूल भी थोड़ा सा तो डिफॉर्म होगा। तो देखो ये किस तरीके से डिफॉर्म हो रहा है, कुछ इस तरीके से। ये जो इधर भी इलेक्ट्रॉन्स थे कुछ कुछ, ये सामने की तरफ आ गए, थोड़ा आगे। यहां पे भी वही किस्सा हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद, नंबर्स कम हो गई, और राइट हैंड साइड में इलेक्ट्रॉन्स की नंबर्स ज्यादा हो गई। तो यहां पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया, और यहां पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अच्छा, ये जो मैं लिख रहा हूं ना, इसको कहते हैं डेल या तो डेल्टा। ये जैसे कि हम ए बी सी डी लिखते हैं, तो डी यहाँ पे ड का प्रोनाउंसिएशन है, ये होता है कैपिटल डी, ये होता है स्मॉल डी। और जब हम हिंदी में लिखते हैं तो ड, ठीक है, ये ड शब्द का प्रोनाउंसिएशन है। तो उसी तरीके से शायद ये ग्रीक लेटर है, और वहां पे स्मॉल को कहते हैं ये डेल्टा, स्मॉल लेटर हो गया, और कैपिटल लेटर में डेल्टा ये हो जाता है ट्राइंगल टाइप से। तो उससे कंफ्यूज मत होना, वो बस एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है पार्शियल दिखाने का। तो फिर अब क्या होगा कि ये वाला नेगेटिव साइड इस पॉजिटिव साइड से अट्रैक्टेड फील करेगा। ठीक है, तो उससे क्या होगा, ये मॉलिक्यूल आपस में चिपक जाएंगे। अब वो तो उतना बड़ा है, हम छोटा सा यहाँ बस दिखा दे रहे हैं कि मान लो कि अगर ये बोर्ड का मॉलिक्यूल था, मैं लिख भी दे रहा हूं, मान लो ये बोर्ड का मटेरियल था और ये इंक का मटेरियल था। हाँ, हालांकि मैं पहले इसको इंक बोला था फिर बोर्ड, तो वो तुम कुछ भी इमेजिन कर सकते हो। तो बोर्ड का मटेरियल, इंक का मटेरियल, दोनों का मॉलिक्यूल फिर क्या हुआ, आपस में जुड़ गया। तो मान लो इस तरीके से ये आपस में फ्यूज कर गया, चिपक गया। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे क्या काम किया, एडहेसिव फोर्स। और ये जो फोर्स हुआ ना, ये दोनों पोलराइज्ड हो गया, ये भी पोलराइज्ड हो गया, ये भी पोलराइज्ड हो गया। इस तरह का जो इंटरेक्शन होता है उसको कहते हैं वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो मैं वहां कहीं पे लिख दे रहा हूं, इसे यहां लिख रहा हूं, वैन डर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। तो ये एक तरीका था जिससे मैं ये रिप्रेजेंट कर दिया कि किस तरीके से इंक बोर्ड पे चिपक रहा है। अब चलो दूसरी बात करते हैं, और ये सारा चीज ना हमको हेल्पफुल रहने वाला है आगे की चीजों को समझने के लिए। अब देखो हमारे पास दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है
कि जो ही मैंने इंक को बोर्ड पे ऐसे चलाया और ये इस पे चिपक गया, तो हम इसका रीजन क्या दे सकते हैं? देखो कुछ ऐसा हुआ होगा कि जैसे मान लो ये इंक का मॉलिक्यूल है, बहुत सारा मॉलिक्यूल्स होगा, हम एक मॉलिक्यूल को ड्रॉ किए, और ये एक बोर्ड का मॉलिक्यूल है। तो जैसे ही इंक इसमें ऐसे क्या हो रहा है, रगड़ा रहा है, यानी रब हो रहा है यहाँ पे, तो उसी दौरान क्या हो सकता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है इंक का, वो निकल के बोर्ड में ट्रांसफर हो जाए, या तो फिर बोर्ड का इलेक्ट्रॉन निकल के इंक में ट्रांसफर हो जाए। तो चलो कुछ भी हम लोग अज्यूम कर लेते हैं। तो सपोज यहाँ पे इंक से ये 2-3 इलेक्ट्रॉन निकल के इस बोर्ड में चला गया, ठीक है। तो जिसके कारण क्या हुआ, यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। देखो ये 3 इलेक्ट्रॉन तो मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, 3 या 4, ऐसे कितने सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तुमने मोल कंसेप्ट पढ़ा होगा कि एक मोल अगर कोई भी चीज होता है तो उसमें कितने पार्टिकल्स होते हैं, 6.022 इंटू 10⁻23। ये बहुत बड़ा नंबर है ना, यानी लगभग 6 हेक्सिलियन। अच्छा, तो फिर क्या हुआ, 3 इलेक्ट्रॉन इसमें कम हो गया, तो यहाँ पे क्या हो गया, +3 के बराबर, प्लस मतलब 3 यूनिट पॉजिटिव चार्ज आ गया यहाँ पे, 3 यूनिट्स पॉजिटिव चार्ज। और यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन बोर्ड में चला गया, यानी बोर्ड के मॉलिक्यूल्स में, तो यहाँ पे क्या हो गया, 3 यूनिट्स नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया इसमें। अब क्या है कि ये, अच्छा इसको दूसरे कलर से लिखूंगा तो थोड़ा ठीक रहेगा। ये हो गया तुम्हारा +3 चार्ज, और ये हो गया तुम्हारा, मान लो इधर ही मिटा के लिख दे रहा हूं, -3 चार्ज। अब क्या हो गया, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, अब आपस में चिपक जाएगा। तो ये था दूसरा तरीका। अब ना थोड़ा आगे बढ़ते हैं, और मेरा जो एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट हम पानी को कहते हैं, थोड़ा उसके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो आइए चलिए देखते हैं क्या है। अच्छा, पानी को भी हम कहते हैं पोलर मॉलिक्यूल, उसी को हम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। आज से कुछ साल पहले, कुछ साल में क्या बताऊं, लगभग 150 साल पहले या 200 साल पहले एक एक्सपेरिमेंट हुआ था, और उसी एक्सपेरिमेंट के थ्रू मैं समझाऊंगा पानी का पोलर नेचर, ठीक है। अच्छा, जैसे कि तुमने देखा होगा कि अगर मैं इस पेन को लूं, मान लो ये प्लास्टिक का बना हुआ है, या तो अगर मेरे हाथ में रूलर रहा, उसको मैं अपने बाल पे रब करूंगा, उसके बाद छोटे छोटे पेपर्स के टुकड़े को उसके सामने में लाऊंगा, ये मान लो मार्कर, तो वो पेपर इसमें चिपक जाता है, ऐसा होता है, ठीक है। अच्छा, अभी भी मैं जो एग्जांपल बताया कि मान लो एक पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज हो गया जिसमें से इलेक्ट्रॉन निकला था, और दूसरा पार्टिकल नेगेटिवली चार्ज हो गया जिसमें इलेक्ट्रॉन गया था। तो सपोज मेरे पास 2 ऐसे मटेरियल हैं जो हम आइडेंटिफाई कर लिए कि एक मटेरियल मेरा पॉजिटिवली चार्ज है, और ये हम अपने पास रख लिए, और एक मटेरियल क्या है, नेगेटिवली चार्ज, ठीक है। ये क्या होगा कि ये चार्ज, मतलब ऐसा नहीं है कि तुम कंघी को या तो कोम को ऐसे रगड़ के छोड़ दिए तो वो हमेशा क्या चार्ज हो गया, फिर कुछ टाइम के बाद वो इधर उधर से या तो इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा या लूज कर लेगा या न्यूट्रलाइज हो जाएगा, क्योंकि एयर मॉलिक्यूल्स भी है सराउंडिंग में। याद रखना इन चीजों को। तो ये जब हम क्या कर रहे हैं, जब हम एक्सपेरिमेंट करने जाएंगे उसी समय हम ये पॉजिटिव चार्ज प्लेट और नेगेटिवली चार्ज प्लेट या कुछ भी हो ये, उसको हम बना लेंगे, ठीक है। अब देखो हुआ क्या, क्या करना है कि एक पतला सा ट्यूब है, यहां से थोड़ा सा होल है, और इसके अंदर पानी भरा हुआ है, वाटर है, ठीक है। और यहां से इस ओपनिंग से वाटर नीचे गिर रहा है, एकदम स्ट्रीमलाइन में धीरे धीरे बह रहा है। मैंने क्या किया, ऐसा ऐसा 2 चीज लिया, और कौन सा ये वाटर है, एकदम प्योर वाटर है, मान लो डिस्टिल वाटर है, टैप वाटर भी नहीं है, मैंने उसे डिस्टिलेशन के थ्रू डिस्टिल कर लिया और इसमें डाल दिया। सेम एक और सेटअप यहां पे बना दिया, सेम ट्यूब, मतलब सेम साइज, उसमें भी पानी डाल दी, और ये भी यहाँ पे एकदम स्ट्रेट लाइन में नीचे पानी गिर रहा है। अब हम क्या करेंगे, एक एक करके इसको टेस्ट करेंगे इन प्लेट्स से। मान लो अभी मैं तुरंत तैयार किया, ये पॉजिटिवली चार्ज प्लेट को मैं यहाँ पे लाके रखा, और नेगेटिवली चार्ज प्लेट को मैं यहाँ पे लाके रखा,
तो पता है इससे क्या हुआ कि पानी बेंड हो गया। ये जो पानी का जो स्ट्रीम लाइन में गिर रहा है वो पानी इस प्लेट के तरफ, पॉजिटिवली चार्ज प्लेट के तरफ बेंड हो गया। यानी अब ये ऐसे नहीं गिर रहा था, ये था पुराना पाथ, अब ये हो गया कुछ इस तरीके से, ठीक है। यानी थोड़ा इधर मुड़ गया और ऐसा गिरने लगा। तो जाहिर सी बात है लोगों के मन में ये सवाल आया होगा कि ठीक है, अगर पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हुआ है तो ऑब्वियसली नेगेटिव से रिपेल करेगा, यानी ये जरूर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होगा, पानी का जो मॉलिक्यूल है। तो चलो यहाँ पे क्या हुआ देखते हैं। इसे मिटाया और फिर क्या हुआ, ये जो पानी का स्ट्रीम है ये फिर से नेगेटिव प्लेट की तरफ मुड़ गया। लोग हो गए अचंभित कि ऐसा हुआ क्यों। ठीक है, तो मैंने क्या बताया था कि कोई भी फेनोमेना जो कि हमारे आसपास घटता है या होता है, फिर उसके पीछे पीछे साइंस उसको एक्सप्लेन करने आ जाता है कि अच्छा ठीक है, ये ऐसे हुआ तो हो सकता है ये वाला ऐसे हुआ होगा। जैसे किसी के फोटो में कोई फोटो खींचता है तो भूत आ जाता है, तुमने देखा होगा, लाइट वाइट चमक जाता है, फ्लैश फ्लैश, या कुछ आदमी हिल जाता है तो थोड़ा बहुत शैडो टाइप से कुछ आ जाता है तो लोग बोलते हैं अरे भूत था। तो साइंस इसको एक्सप्लेन करता है। जैसे कि मान लो इसको भी मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, ठीक है, कि ये कैसे पोलर मॉलिक्यूल है पानी। तो आइए पानी के बारे में थोड़ा जानते हैं। इसको मिटा देते हैं। पानी का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? H2O, यानी दो मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन और दो एटम्स ऑफ हाइड्रोजन और एक एटम ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो देखो वो किससे बना हुआ है? H2O। ठीक है, साइंटिस्ट लोग पता लगाएं जब इससे इलेक्ट्रिसिटी पास किए तो क्या हुआ कि ये हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस में कन्वर्ट हो गया। कैसे पता लगा होगा? ऑक्सीजन क्या होगा कि वो कंबशन को सपोर्ट किया होगा कोई भी चीज को जलने में, और हाइड्रोजन गैस क्या होगा, जला होगा पॉप साउंड प्रोड्यूस करते हुए। ठीक है, तो पता चल गया था कि उसमें हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। ठीक है, अब देखो जब उसका स्ट्रक्चर तैयार किया गया ना तो कुछ इस तरीके से तैयार किया गया। अच्छा, ये स्ट्रक्चर आया कहां से होगा? तो चलो हम, जैसे कि तुमने ना एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स का कभी भी पढ़ा होगा कि कैसे कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, तो चलो हम उसको बताने की कोशिश करते हैं। जैसे कि मान लो ये न्यूक्लियस हो गया ऑक्सीजन एटम का, और उसके पहले वाले शेल में सपोज ये 2 इलेक्ट्रॉन, और उसके बाहर वाले शेल में कितने होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो एक मैं यहां बनाया, एक मैं यहां बनाया, फिर 3 4 5 6। ठीक है, अब ना ऑक्सीजन का अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो इस तरीके से, ओ यहां पे मैं लिख रहा हूं 8, तो ये हो जा रहा है 2 6। यानी ऑक्सीजन को स्टेबल होने के लिए, ऐसा समझाए हैं नील बोर, ठीक है, और बाकी साइंटिस्ट, स्टेबल होने के लिए क्या चाहिए? 2 और इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तो जब इसको 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा तो इसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे और ये स्टेबल हो जाएगा। बताया गया कि ऐसे ही नेचर काम करता है। ठीक है, उन्होंने बताया जैसे कि ग्रेविटी होता है वो अट्रैक्टिव फोर्स है, यानी ये बोर्ड हमको भी खींच रहा है, हम भी इस बोर्ड को खींच रहे हैं, तो यहाँ पे हम दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जिस्ट कर रहा है। तो क्यों कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा है, वो कहा, फिर लोग लास्ट में उसको एक्सप्लेन कर देते हैं क्या, कि ऐसे ही नेचर काम करता है। लेकिन इसका भी एक्सप्लेनेशन है, एक नया वीडियो आया है वेरिटेजियम में, उसको देखना, ग्रेविटी के बारे में बताया है। ठीक है, चलो अब देखो यहाँ पे हाइड्रोजन का क्या है। तो हाइड्रोजन के साथ क्या है कि उसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, इसको अपना अंदर वाले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट करना है, यानी ड्यूप्लेट, एक और चाहिए। तो देखो ये आपस में ना बॉन्ड फॉर्म करता है। सपोज मैं हाइड्रोजन एटम को रेड कलर से बना रहा हूं, एक इधर से जुड़ गया, एक इधर से जुड़ गया, ये उसका हो गया न्यूक्लियस, और ये लाल वाला एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन। अब देखो क्या हुआ इस फिगर में कि ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, और हाइड्रोजन के भी आउटर मोस्ट शेल एक ही शेल है, तो वहां पे भी 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। अब ये आपस में इनको शेयर कर लिया। ठीक है, और ये फिगर को और मैं इलेबोरेट करके बना तो देखो कहीं ना कहीं यहाँ पे भी वैसे ही बना। यहाँ पे एक हाइड्रोजन, मैं लिख भी दे रहा हूँ तो थोड़ा तुम्हारे लिए कन्वीनियंट हो जाएगा, ये हाइड्रोजन और ये वाला ऑक्सीजन, है ना। तो ये देखो कहीं ना कहीं इसी तरीके से बना। और हाँ, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स को हम दिखा रहे हैं यहाँ पे शेयर कर रहा है, वो हो गया एक इलेक्ट्रॉन ये, दूसरा इलेक्ट्रॉन ये। इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं और कहते हैं कि ये कोवेलेंट बॉन्ड बना लिया।
कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है? जब इलेक्ट्रॉन शेयर करके इन लोग अपना अपना ऑक्टेट या तो डुप्लेट कंप्लीट कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पे जो बच गया इलेक्ट्रॉन जो कि बॉन्डिंग में नहीं पार्टिसिपेट किया, उसको कहते हैं एक तरीके से लोन पेयर्स। लोन पेयर्स यानी पेयर में इलेक्ट्रॉन दो यहाँ यानी पेयर्स में इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसको कहते हैं बॉन्ड पेयर यानी बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स। मैं वो लिख देता हूं तो तुम्हारे लिए कन्वीनियंट हो जाएगा। बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, पेयर बन गया ना बॉन्डिंग के दौरान, और ये हो गया क्या? लोन पेयर, ये भी और ये भी, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब चलो यहां से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब इसको ना जैसे कि हम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन क्लाउड डायग्राम बनाए थे, वैसे इसको बनाने का कोशिश करेंगे, ठीक है। लेकिन एक बात और है, उससे पहले मैं समझा दूं कि यहाँ पे जो ऑक्सीजन का न्यूक्लियस है वहां पे कितना है तुम्हारा? 8 प्रोटॉन्स है, यानी +8 चार्ज है। और हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में क्या है? 1 प्रोटॉन है, ठीक है। अब जब इन लोग आपस में इलेक्ट्रॉन्स को शेयर किया हुआ है, इसको भी हटा दे रहे हैं, शेयर किया हुआ है, तो देखो यहाँ पे क्या है कि इससे इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है बाहर, जो कि इंफिनिटी तक जाता है, तुम आगे पढ़ोगे। जैसे चुंबक का होता है ना मैग्नेटिक फील्ड, जैसे कि उसके अराउंड कील लाओगे या कोई लोहे का सामान लाओगे स्टील का, तो वो चिपक जाता है। अगर मान लो यहाँ पे चुंबक है और यहाँ पे कोई चीज है, तो वो चिपका, जितना दूर ले जाओ मैग्नेटिक फोर्स उतना कमजोर होते जाता है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। तो उसी तरह यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड में भी होता है। अगर नजदीक रहेगा तो ये इलेक्ट्रॉन ज्यादा टाइटली इससे बॉन्डेड है, अट्रैक्टेड है, दूर रहेगा तो थोड़ा कमजोर बॉन्ड रहेगा। अब देखो जैसे कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड इमर्ज कर रहा है, इमेजिन करना, जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ थोड़ा ये डिफरेंट रहता है, लेकिन आसान लैंग्वेज में इस तरीके से समझाना मेरे लिए भी कन्वीनियंट है और तुम्हारे लिए भी समझने के लिए कन्वीनियंट है। तो देखो इसका भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा होगा, हाइड्रोजन का वो मैं ब्लैक कलर से बना देता हूं। ये तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। देखो तो तुम हमको बताओ कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है? हाइड्रोजन का जो न्यूक्लियस है उससे जो जनरेट हो रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड यानी अट्रैक्टिव फोर्स, वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, या तो जो ऑक्सीजन के मतलब ऑक्सीजन के न्यूक्लियस से जो अट्रैक्टिव फोर्स आ रहा है मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में? जाहिर सी बात है ऑक्सीजन का, क्योंकि वहां पे क्या है? 8 प्रोटॉन्स है और यहाँ पे एक ही प्रोटॉन है। तो वो क्या करेगा? जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उसको अपने तरफ खींचने का कोशिश करेगा, यानी जो इलेक्ट्रॉन्स उसने हाइड्रोजन के साथ शेयर भी की है, ठीक है, यानी ये लाल वाला इलेक्ट्रॉन को, अपना तो इलेक्ट्रॉन है ही उसका और ये भी है, तो वो अपने तरफ खींचने का कोशिश करेगा। तो फिर यहाँ पे क्या होगा? डिफॉर्मेशन। और वो किस तरीके से होगा अभी देख लो। अब मैं क्या कर रहा हूं कि ऑक्सीजन को, अब मैं वो वाला ड्राइंग बना रहा हूं इलेक्ट्रॉन क्लाउड वाला। यहां पे मैं रखा ऑक्सीजन का न्यूक्लियस और यहां पे मैं रखा हाइड्रोजन का न्यूक्लियस, है ना। और फिर मैं बताता हूं वो डेंसिटी वाली ड्राइंग। तो कुछ इस तरीके से हिसाब हो जाएगा, ये अपने तरफ पूरा इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा और यहाँ पे कम इलेक्ट्रॉन्स, चाहे इसको भी ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन ऐसे क्यों बना है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन पूरा इस तरीके से घूम रहा है, यानी जो बादल है इलेक्ट्रॉन्स के, कह दो इलेक्ट्रॉन क्लाउड या तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, वो ऑक्सीजन अपने तरफ ज्यादा खींच लिया। तो कुछ इस तरीके से तुम बना दो, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 9 10, चलो इस तरीके से होगा। इधर भी इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो अगर इलेक्ट्रॉन से कंफ्यूजन हो रहा है तो इसको कुछ इस तरीके से बना देते हैं, कुछ इस हिसाब से। ये क्या दिखा रहा है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दर्शा रहा है, ये लाल रंग हेजी हेजी दिखेगा क्योंकि वो तो घूम रहा है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या हो गया, जैसे वहां पे बताए थे कि मॉलिक्यूल पोलराइज हो गया, यहाँ पे भी कुछ वैसा ही चीज हुआ है। यहाँ क्या हुआ है कि ऑक्सीजन की तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जा रहा है। तो ये टर्म्स तुमको याद रहे तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ क्या? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो वो चीज मेरा बताने का यहाँ पे अभी तुमको फायदा होगा और इसी का पूरा थ्रू आउट यूज है पूरे केमिकल रिएक्शंस में, कि वाटर मॉलिक्यूल क्यों पोलर होता है। और वो जो एक्सपेरिमेंट दिखाएं कि पॉजिटिवली चार्ज प्लेट वाटर मॉलिक्यूल को अपनी तरफ खींचा, यानी वाटर के जो स्ट्रीम बह रहा था, और नेगेटिवली चार्ज प्लेट भी अपनी तरफ खींचा, तो ये क्यों पॉसिबल है? इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ इस साइड में, और यहाँ पे आ गया पार्शियल पॉजिटिव, क्योंकि हाइड्रोजन की तरफ से इलेक्ट्रॉन क्लाउड शिफ्ट हुआ है ऑक्सीजन की तरफ, ऑक्सीजन खींच लिया है,
कैसे खींचा दिखा दिया मैं, और ऑक्सीजन की तरफ ज्यादा इलेक्ट्रॉन चला गया, ये लाल वाला इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वो हो गया नेगेटिवली चार्ज। इसी को कहते हैं पोलराइजेशन। यहां पे भी क्या हो गया, पोलराइजेशन। फिर से लिख दे रहा हूं, तो यहां पे ना कोई एक्सटर्नल फोर्स के कारण, कोई दो मॉलिक्यूल्स के आने के कारण पोलराइजेशन नहीं हुआ है, ये वाटर मॉलिक्यूल ऑलरेडी नेचुरली पोलराइज्ड है, ठीक है। तो इसको हम कह देते हैं क्या, कि वाटर क्या है, एक वाटर इज अ पोलर मॉलिक्यूल। और क्योंकि वाटर दूसरी चीजों को अपने में मिक्स करने में या तो घोलने में काम आता है, डिसॉल्व करने में, तो एक तरीके से सॉल्वेंट हो गया, तो इसको हम कह देते हैं क्या, इट इज अ पोलर सॉल्वेंट। नाम क्या देते हैं इसको, पोलर सॉल्वेंट। अब जो मॉलिक्यूल नॉन पोलर होगा, यानी इस तरीके से उसमें पोल्स क्रिएट नहीं होते हैं, उनको कह देंगे नॉन पोलर सॉल्वेंट्स, ठीक है। तो देखो ये पहला चीज था। अब हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे कि ये क्या क्या कारनामा करेगा ये पोलराइज होने के मतलब पोलराइज होने के चलते। कहने का मतलब क्या, कि जब वाटर गिर रहा था स्ट्रीम में, तो नेगेटिवली चार्ज प्लेट क्यों उसको अट्रैक्ट किया, तो समझो क्या होगा। अब चलो उसको एक चीज बताते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं।